एवरीवन। आज हम लॉस्ट स्प्रिंग की सेकेंड स्टोरी को समझेंगे। फर्स्ट स्टोरी में हमने साहिब की रैग पिकर की स्टोरी को देखा था, समझा था। अब हम सेकेंड स्टोरी में मुकेश की स्टोरी, जो कि एक बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी स्टोरी को समझेंगे। अब ऑथर जो हैं इसकी अनीस जंग, पहले उन्होंने साहिब की स्टोरी में बताया कि उनका साहिब से मिलना हुआ, किस तरीके से वो मिली। अब इसी तरह वो एक बार फिरोज़ाबाद आती हैं और वहाँ पर उनका मुकेश से मिलना होता है। मुकेश जो कि एक छोटा-सा बच्चा है एक फैमिली का, और वो फैमिली बैंगल मेकिंग का काम करती है। फिरोज़ाबाद ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहाँ पर ग्लास का, कांच का काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो काम होता है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ इंडल्ज्ड इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा तादाद में फिरोज़ाबाद में लगभग हर दूसरी फैमिली चूड़ियाँ बनाने का काम, बैंगल मेकिंग होता है, बैंगल चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं। और वो फैमिलीज़ बहुत ही एक विशियस सर्कल में ट्रैप्ड हैं। वो कैसे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। विशियस सर्कल होता है नेवर एंडिंग, जो कि पूरी तरीके से एक जाल होता है जिसमें कि वो फैमिलीज़ फंसी हुई हैं। अब ऑथर आगे बताती हैं कि पहले जब उनकी मुलाकात हुई मुकेश से तो उन्होंने उससे बात की कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो जानती थी कि वो बैंगल मेकिंग करता है इस वक्त। तो उन्होंने वैसे ही पूछा कि मुकेश तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, गाड़ियाँ जो ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, मोटर मैकेनिक। तो उसे थोड़ी हैरानी होती है, कहती कि अच्छा तुम, उसे ये उसका जो सपना है उसे एक मिराज के जैसे लगता है। मिराज आप समझते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में जब हम चल रहे होते हैं, आसपास कुछ नहीं होता है और सूरज चमक रहा होता है, तो हमें कई बार बहुत दूर ऐसा नज़र आता है जैसे कोई पानी का सोर्स है, कोई वाटर बॉडी है, लेकिन एक्चुअली वो रेत चमक रही होती है। वो मिराज होता है, इल्यूजन होता है, हमारा भ्रम होता है। हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं। इमेजिन मीन्स हमें लग रहा होता है, नज़र ऐसा आ रहा होता है, बट एक्चुअली कोई वाटर बॉडी नहीं होती। तो उस वक्त ऑथर को मुकेश की वो बात सुन के बिल्कुल वैसा फील होता है कि ये एक मिराज के जैसे है, ऐसा सपना है मुकेश का जो शायद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वहाँ से निकलना आसान नहीं है। जनरेशन्स जनरेशन्स आगे आगे उनकी जो फैमिली अगर बैंगल मेकिंग कर रही है तो आगे की कई फैमिलीज़ वो इसी काम में ही लगी रहती हैं। और लगभग 20,000 बच्चे फिरोज़ाबाद में यही काम करते हैं। तो ऑथर सुन तो लेती हैं उसकी बात, उन्हें खुशी भी होती है कि किसी बच्चे ने कुछ अलग सोचा, मोटर मैकेनिक बनने का सोचा, बट वो मन में सोचती हैं कि ये शायद ही पूरा हो। अब आगे बताते हैं कि मुकेश बहुत खुशी खुशी उन्हें ये बताता है कि हमारा घर रेनोवेट हो रहा है, मीन्स हम थोड़ा रिपेयर वर्क करवा रहे हैं, घर पर थोड़ा ठीक ठाक करवा रहे हैं। तो वो उनके साथ जाती हैं उनके घर, वो कहता है चलो मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो राइटर मुकेश के साथ चल देती हैं। अब रास्ते में वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस हैं, हर तरफ गार्बेज है, बहुत स्टिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा स्मेली एरिया है, बहुत बदबू आ रही है वहाँ पर। मतलब लिविंग कंडीशंस नहीं है, बहुत अनहाइजीनिक प्लेस है जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्लम एरिया बना हुआ है, पुअर फैमिलीज़ रहती हैं, गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई है, प्रॉपर सीवेज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आदमी जानवर सब एक ही जैसे कंडीशंस में रह रहे हैं। तो जब वो एक घर के आगे रुकता है तो वो कहता है राइटर को कि अनीस को कि ये देखिए ये मेरा घर आ गया है। अब वो देखती है कि बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन में, बहुत टूटा फूटा सा एक घर दिखता है उन्हें, और वो बहुत हैरान हो जाती हैं कि किस कंडीशंस में ये लोग जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो किन कंडीशंस में वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि बैंगल मेकिंग का जो काम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। वहाँ डिंजी सेल्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी जगह, बहुत छोटे से कमरे, ऐसे छोटी छोटी से एरिया में, स्पेस में बच्चे, फैमिलीज़, उनके घर के बाकी मेंबर्स या बाकी लोग जो कि चूड़ियाँ बनाते हैं, बहुत छोटी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर एयर, फ्रेश एयर का कहीं वेंटिलेशन नहीं होता है, कहीं कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है कि फ्रेश एयर आएगी, और लाइट भी प्रॉपर नहीं होती है। वो छोटे छोटे सी बस वो लैंप जल रहे होते हैं और उस मध्यम सी डिम सी रोशनी में उन्हें चूड़ियाँ बनाने का काम करना होता है। सो दे आर डिवॉइड ऑफ एयर, फ्रेश एयर एंड लाइट बोथ।
वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं या बच्चे जो काम कर रहे हैं, उन्हें लाइट नहीं मिलती है, एयर नहीं मिलती है, और जब तक वो एडल्ट होते हैं, मीन्स किसी और काम को करने लायक होते हैं, और एक्चुअली वो एज तक आते हैं जब उन्हें कोई काम करना होता है, तब तक वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं कुछ लोग तो एडल्ट होने से पहले ही वो रोशनी खो देते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा दिया जाता है। और अगर ऐसा होता है कि कभी ये वाला रूल आता है कि हाँ, बच्चे इंडल्ज नहीं रहेंगे बैंगल मेकिंग में, तो कम से कम 20,000 बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि लगभग 20,000 बच्चे इस काम में इंडल्ज्ड हैं। तो अब ऑथर उसका घर देख के, मुकेश का घर देख के यही सोचती है कि इतना मुश्किल काम ये बच्चे कर रहे हैं, ये फैमिलीज़ कर रही हैं, इतने छोटे से एरिया में जहाँ ना हवा है ना लाइट है, अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी आँखें भी वो गंवा देते हैं। तो क्या बहुत पैसा मिलता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, पैसे के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वो तो पूरी ज़िंदगी में अपने कुछ नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट, वो ऑब्ज़र्व करती हैं कि उनके घर के जब वो देखती हैं घर पे, तो वहाँ उन्हें दिखता है कि एक बहुत ही छोटी उम्र की लड़की, बहुत ही छोटी, बहुत वीक नज़र आ रही है, जो बहुत कमज़ोर है, वो खाना बना रही है, और खाना बनाते हुए जो चूल्हे का सारा धुआं है उसकी आँखों में जा रहा है, तो बहुत वीक, लेकिन शी वाज़ स्माइलिंग, वो खुश थी, ऐसा कोई वो परेशान नहीं हो रही थी, और वो खाना बना रही थी। अब वो कौन थी? वो मुकेश की भाभी थी, मुकेश के बड़े ब्रदर की वाइफ़, और उन पर 3 लोगों की ज़िम्मेदारी थी, मुकेश की, उस उनके बड़े भाई मीन्स उस लड़की के हस्बैंड की, और मुकेश के फादर की। तो इतने में ही मुकेश के फादर की एंट्री होती है। जैसे ही वो आते हैं, वो लड़की जो खाना बना रही है, उनकी बहू है, वो एक तरफ टूटी सी दीवार के पीछे चली जाती है और घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती हैं, क्योंकि ये कस्टम डिमांड करता है, ये वहाँ का कल्चर था, ट्रेडिशन था कि कोई मेल अगर घर में बड़ा आएगा तो घर की जो लेडी होगी, बहू होगी, उसको घूंघट से अपना फेस ढकना होगा। तो उसे थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, बहुत ही कंज़र्वेटिव सी सोच है, आजकल ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल शी वाज़ डूइंग दैट। अब क्या होता है नेक्स्ट, वो उसकी दादी मुकेश की जो बैठी होती हैं, वो भी वहीं पर वो कुछ बात करती हैं। वो कहती हैं कि ये जो चूड़ियाँ बनाने का काम है, ये एक्चुअली हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य है जो भगवान ने हमें सौंपा है। तो जो भाग्य भगवान ने हमें लिख कर दिया है, हम उसको मना नहीं कर सकते, ये कर्म है। मतलब वहाँ के लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यही रियलिटी है, उनका जन्म ही चूड़ियाँ बनाने के लिए हुआ है। उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपना इतना हेल्थ हज़ार्डस काम है, इतना नुकसान पहुंचता है। वो कहती हैं, मैंने अपने आँखों से, मुझे याद है, मेरे मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड की आँखों को गंवाते हुए मैंने देखा था कि धीरे 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 वो ब्लाइंडनेस की तरफ कैसे गए और कैसे वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। तो ये जानते हुए भी फिर भी वो बाकी मेंबर्स, फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी उसी काम में लगा देते हैं, ये जानते हुए, क्योंकि वो अब इस चीज़ को एक कर्म मानने लगे थे कि हाँ, हमें तो यही काम करना है और हम फिरोज़ाबाद में यही काम ही करेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बस ये ट्रेडिशन चला आ रहा था। अब कुछ टाइम के बाद अनीस वहाँ से देखती हैं कि बैंगल मेकिंग जहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ एक सविता नाम की लड़की से वो मिलती हैं, और उन्हीं के साथ एक ओल्ड लेडी बैठी होती हैं। तो वो सविता को देखती हैं, वो मशीन की स्पीड से काम कर रही थी, मतलब चूड़ियाँ बनाए चली जा रही थी, बहुत जल्दी उसका हाथ चल रहा था, छोटी सी बच्ची थी। तो वो मन ही मन सोचती हैं अनीस कि क्या इस बच्ची ने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे चूड़ियाँ बनानी है, वो ये नहीं सोच रही ये सही है या गलत है। बहुत स्पीडीली वो चूड़ियाँ बना रही थी, और वो सोच रही थी क्या इसे पता है कि चूड़ियाँ होती किस लिए हैं। ये चूड़ियाँ वाइफ़हुड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कहा जाता है कि सुहाग की निशानी मानी जाती हैं चूड़ियाँ। तो जब इसकी मैरिज होगी तो तब ये भी चूड़ियाँ पहनेगी और उनकी पवित्रता को समझेगी। तो फ़िलहाल तो वो बच्ची इतनी छोटी है कि वो शायद ही इन चीज़ों को समझ पाए। तो साथ में बैठी उसके जो साथ एक लेडी बैठी होती हैं, वो बूढ़ी सी औरत, वो कहती हैं कि चूड़ियाँ बनाने का काम हम कब से करते चले आ रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं आता है कि मैंने कभी भरपेट खाना खाया हो ज़िंदगी में, कभी भी।
माना मतलब वो इतने गरीब थे कि उन लोगों को कभी भरपेट खाना नसीब नहीं हुआ। और उसके हस्बैंड, उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड भी साथ बैठे होते हैं, वो भी एडमिट करते हैं कि हमने सालों दर साल इतना ये काम किया है, लेकिन जो मैं पूरी ज़िंदगी में कर पाया हूँ वो सिर्फ इतना है कि मैं अपने फैमिली के लिए घर ही बना पाया हूँ बड़ी मुश्किल से। और घरों की हालत अनीस ऑलरेडी देख चुकी थी कि वो कैसे थे। तो वो रियलाइज़ करती हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सारी फैमिलीज़ हैं, एक विशियस सर्कल बुक में गिवन है, एंडलेस सर्कल, जो कि वो घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? साहूकार हैं, पुलिसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनको इस जाल से बाहर नहीं आने देते हैं। तो अनीस किसी से एक बार पूछती भी हैं, जो ये काम कर रहे थे, कि आप लोग अपने कॉपरेटिव्स क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? आप लोग यूनिटी क्यों नहीं दिखाते हैं? एकता में क्यों नहीं होते हैं? किसी और के लिए क्यों काम करते हैं? आप खुद अपना काम कीजिए, आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। लेकिन वो इंसान उसको, अनीस को, राइटर को ये रिप्लाई करता है, वो कहता है कि हम फोर्स्ड हैं इस काम के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी कॉपरेटिव्स फॉर्म करेंगे, अपना कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो ये पुलिसमैन, ये साहूकार, ये पॉलिटिशियंस, ये हमें जीने नहीं देंगे और ये हमें करने ही नहीं देंगे वो काम। हमें पुलिस ले जाएगी और हमें बहुत मारेगी। तो उनको पता है कि वो किसी ना किसी तरह इस काम से बाहर बिल्कुल नहीं आ सकते, और दे आर फोर्स टू डू लाइक दैट वे। उनको वैसे ही काम करना है, वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्कल है। उनको बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया है कि आपको अपना स्किल हमारे लिए ही यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो ये सब कुछ देख के अनीस को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्या हालत है फ़िरोज़ाबाद में, इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस और इतना मुश्किल काम है ये बैंगल मेकिंग का, जिससे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, चाइल्डहुड वो ख़त्म कर रहे हैं। जो कि लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, मीन्स स्प्रिंग सीजन्स का बेस्ट मौसम होता है, सभी सीजन्स का। इसी तरह एक इंसान की लाइफ में चाइल्डहुड भी उसका बेस्ट फेज़ होता है। तो स्प्रिंग और चाइल्डहुड को कंपेयर किया अनीस ने। तो वो देखती हैं अपनी आंखों से कि कैसे बच्चे अपना चाइल्डहुड खो रहे हैं, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बस उन्हीं कामों में लगे हुए हैं जो कि वो जिस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो वो आखिर में मुकेश से कहती हैं कि तुम सच में मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो? तो वो सोचती हैं, इसको टेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम प्लेन नहीं उड़ाना चाहते, एरोप्लेन, ऐसा नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद ऐसी कोई डेवलप्ड जगह नहीं थी कि उसने ज़्यादा प्लेन्स देखे हों। उसने कहा कि मैंने कोई ज़्यादा प्लेन्स नहीं देखे हैं, बट हाँ, मैंने गाड़ियाँ बहुत चलती देखी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ और मैं रिपेयर करूँ बहुत सारी कार्स को, और मैं वो काम सीखना चाहता हूँ, ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि यहाँ से तो गैराज बहुत दूर है, तुम वहाँ तक कैसे जाओगे? तो वो कहता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैदल चला जाऊँगा। तो दिस शोज़ दैट हाउ मच पैशनेट ही वॉज टुवर्ड्स हिज ड्रीम, कि वो इतने सपने को लेकर कितना पैशनेट था, डिटर्मिन्ड था कि हाँ मुझे करना है। वो पैदल ही जाने को तैयार था उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये 2 स्टोरीज़ थी लॉस्ट स्प्रिंग की, जिसमें अनीस ने चाइल्डहुड जो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते उन पर थोड़ी रोशनी डाली। फर्स्ट स्टोरी में रैग पिकर की स्टोरी थी एंड सेकंड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टोरी थी। तो आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो आवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।